नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से मॉडल पेपर 3 के आंसर को लेकर प्रस्तुत हैं, जिसमें कि हमने 2 विद्यार्थियों की कॉपी को शामिल किया हुआ है। इन कॉपी का हम मूल्यांकन करेंगे और इस मूल्यांकन के आधार पर अन्य जो विद्यार्थी मुख्य परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं या फिर जीआईसी, जीडीसी की तैयारी कर रहे हैं, वो भी अपने उत्तरों का मूल्यांकन करेंगे और जो भी कमियां होंगी उनको सुधारने का प्रयास करेंगे। हम इन कॉपियों का मूल्यांकन करें उसके पहले अब तक हमने जो भी पढ़ाया हुआ है, चाहे मॉडल पेपर 9 तक आपको दिया है कि आप घर पर उसको हल करें और उन मॉडल पेपर 9 में से तीसरे पर हम बातचीत करेंगे। बीच में जो बातें उभर कर आई हुई हैं, ऐसे विद्यार्थी जो अनुमानतः नए हैं, उनके कमेंट आते हैं कि किस पेन का प्रयोग हम करें। तो बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग आप कर सकते हैं ताकि किसी भी तरीके का आपके लिखावट पर नुकसान न हो। जैसे मान लीजिए पानी गिर जाना या फिर कोई ऐसा चीज जो आपकी लिखावट को धुंधला कर सकता है, तो जेल पेन का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। आपको बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करना है। अक्सर परीक्षाओं में इस चीज को लेकर कहा भी जाता है। तो जैसे आपने रेनॉल्ड्स से लिखना शुरू किया होगा, बहुत सारी कलमें आती हैं मार्केट में जिससे आपका हाथ बैठा हो। मेरे विद्यार्थियों एक कोशिश आप जरूर करें कि उसी पेन को ले जाएं जिससे कि आपने अनुराग हिंदी एकेडमी पर 10 मॉडल पेपर हल किए। उसी पेन से आपको लिखना है। अगर पेन आप बदलेंगे तो क्रिकेट की भाषा में मैं कहूं तो कैच आउट भी हो सकते हैं। यानी कि उसी बल्ले से आपको बल्लेबाजी करना है जिससे कि आपने अभ्यास किया हुआ है। कुछ परिवर्तन करने पर आपके प्रदर्शन पर भी प्रभाव पड़ता है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। कई विद्यार्थियों ने पूछा कि हेडिंग जो है वो ब्लैक या ब्लू पेन से दी जा सकती है। हेडिंग आप ब्लैक पेन से दे सकते हैं और अगर चाहें तो ब्लू पेन से लिख रहे हैं आंसर को, तो ब्लू में ही मोटी नीब की भी पेन आती है जो थोड़ी अपेक्षाकृत मोटी चलती हैं, जिसका प्रयोग आप परीक्षाओं में गोला रंगने में करते हैं। तो उस पेन का भी प्रयोग आप कर सकते हैं हेडिंग के लिए। कई विद्यार्थी जो कि बीए और एमए में पेज भरकर अच्छे नंबरों से पास हो गए हैं, उनको लगता है कि इस एग्जाम में भी खूब ज्यादा लिखेंगे, दूर दूर लिखेंगे, पेज भर जाएगा तो नंबर मिलेगा। बिल्कुल नहीं। आपको अपने कंटेंट पर ध्यान रखना है। कंटेंट ही है, टू दी क्वेश्चन अपना उत्तर लिखना है, क्वेश्चन के मुताबिक लिखना है। क्वेश्चन में अगर विविधता है तो आपके उत्तर में भी विविधता आ सकती है। व्याकरण के क्वेश्चन में कम लिखना पड़ेगा, आलोचनात्मक क्वेश्चन में ज्यादा लिखना पड़ेगा, भाषा विज्ञान के क्वेश्चन में कम लिखना पड़ेगा। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। संस्कृत में भी अपेक्षाकृत कम लिखना पड़ेगा। तो आप अपने कंटेंट पर ध्यान रखिए कि जितना बेहतर से बेहतर उन 3 घंटों में आप रख सकते हैं। तमाम विद्यार्थियों के कमेंट आते हैं कि जो भी जिन भी आंसर कॉपी पर आप बातचीत कर रहे हैं वो बहुत ही आराम से तसल्ली के साथ लिखी गई हैं। तो क्या ऐसे ही एग्जाम हॉल में भी इन लोगों की राइटिंग होगी जिनकी कॉपीज हम दिखलाते हैं? जाहिर सी बात है, ये तो एक नमूना है। अगर ये मेहनती विद्यार्थी हैं तो निश्चित तौर पर इसी तरीके से आप लिखेंगे। आंसर को आपको टाइम में ही लिखना है। तमाम ऐसे विद्यार्थी हैं जो कहते हैं कि एग्जाम हॉल में लिखना अलग है और घर पे बैठ के लिखना अलग है। बिल्कुल इस बात से हम सहमत हैं। अगर जो चीज घर पर आप लिख रहे हैं, 15 क्वेश्चन ही आपके हल हो रहे हैं 20 में, लेकिन एग्जाम हॉल में जाएंगे तो एग्जाम एक ऐसा, इसको हम गुरु मानते हैं। इसीलिए बार बार हमने एक रचना का जिक्र भी किया है, परीक्षा गुरु। परीक्षा तो गुरु की तरह ही है। जो चीजें नॉर्मल गुरु, कोचिंग गुरु और तमाम आपके जो साथी सीनियर जूनियर गुरु होंगे वो नहीं पूरा करवा पाते हैं, उसको एग्जाम हॉल में सब चीज पूरी हो जाती है। आप खुद देख कर आएंगे। अगर आपने इतने दिनों से मेंस एग्जाम की तैयारी बढ़िया से मन लगाकर
की होगी तो एग्जाम हॉल में आपके 20 प्रश्न कंप्लीट होंगे। आप एकदम से खुश रहेंगे कि हमने जो मेहनत किया था वो किया। अब मान लीजिए आप एग्जाम के 2 दिन पहले अपनी नई कलम उठाते हैं, तो फिर ये कहना मुश्किल है कि आप पूरा कर पाएंगे कि क्या करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, चूंकि खरी खरी बातें इसलिए हम यहाँ पर कह रहे हैं कि पिछले 10-15 वर्षों का जो भी एग्जाम पैटर्न रहा है वो एमसीक्यू रहा है। लिखने की गति एमए और बीए के बाद कभी नहीं आई। लोगों ने एमसीक्यू पर जोर दिया और इसका प्रभाव न सिर्फ लिखित परीक्षा में बल्कि जब आप इंटरव्यू इत्यादि देने जाते हैं वहां पर भी दिखलाई देता है। अगर खुदा न खास्ता किसी कवि की कुछ पंक्तियां दे दी जाती हैं, उनकी व्याख्या करने के लिए बोला जाता है, तमाम विद्यार्थी धाराशायी हो जाते हैं। बहुत सारी जानकारियां उनके अंदर रहती हैं, फिर भी वो कविताओं की व्याख्या नहीं कर पाते। तो शुरुआत में मुझे लगा कि तमाम जो नॉन सीरियस विद्यार्थी होंगे वो स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे और महत्वपूर्ण बातों से वो वंचित रह जाएंगे। लेकिन जो गंभीर विद्यार्थी होंगे वो पूरी बात को सुनेंगे, एक एक बात को सुनेंगे। कौन सी बात आपके जीवन में बदलाव ला दे, आपको आपके लिए फायदेमंद हो जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। क्योंकि गुरुवाणी कभी कभी बहुत ही सच्ची निकल जाती है। इसलिए एक एक शब्द को, एक एक वाक्य को आप सुनने का प्रयास कीजिए उस समय जब कोई व्यक्ति तन्मयता के साथ अपना मानते हुए आप सभी को बतलाता हो। तो प्रिय विद्यार्थियों, पेन को लेकर, हेडिंग को लेकर, पेज को लेकर, आंसर कंप्लीट पूर्णता को लेकर जो भी आपके मन में डाउट है अब वो धीरे धीरे क्लियर हो गए होंगे कि समय रहते हमें क्या करना है। मॉडल पेपर 3 आप सभी के सामने हमने रखा हुआ था। पहला प्रश्न उसमें था, गोरखनाथ के साहित्यिक अवदान पर विचार कीजिए। तो गोरखनाथ आदिकाल के कवि, यहाँ पर जो भी आंसर में लिखा गया कि गोरखनाथ किस संप्रदाय के प्रवर्तक रहे, उनकी रचनाएं हिंदी भाषा और फिर आगे चलकर संत साहित्य पर इनका कैसे प्रभाव पड़ा, उसकी चर्चा करते हुए गोरखनाथ के साहित्यिक अवदान पर बात की गई है। संस्कृत की जगह इन्होंने लोक भाषा का प्रयोग किया और हिंदी साहित्य के विकास में नई दिशा मिली। नाथ संप्रदाय का प्रचार प्रसार किया गोरखनाथ ने। उनकी रचनाएं सरल और सहज जन सामान्य की भाषा में। इसके बाद कुछ रचनाओं का नाम दिया गया और यहाँ पर आंसर कंप्लीट हो गया। लेकिन इस आंसर में एक कमी ये रही कि इसमें कोई किसी उद्धरण का प्रयोग नहीं किया गया। आप कम से कम गुरु की महत्ता को लेकर, समाज सुधार को लेकर, आचरण की शुद्धता को लेकर गोरखनाथ के जो भी विचार रहे हैं उनको कोटेशन के रूप में लिखना चाहिए था। ये इस आंसर में कमी रह गई है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सूफी काव्य परंपरा में जायसी का मूल्यांकन कीजिए। सूफी काव्य परंपरा में जायसी का मूल्यांकन करना है, यानी कि सबसे पहले परंपरा के बारे में बात करना है, फिर जायसी पर फोकस रखना है। तो यहाँ पर बताया गया कि भक्तिकालीन साहित्य में सूफी काव्य परंपरा के अंतर्गत मलिक मोहम्मद जायसी को प्रतिनिधि कवि के रूप में जाना जाता है। इनकी कालजयी रचना पद्मावत है। फिर जायसी जी का मूल्यांकन यहाँ पर किया गया है, लेकिन परंपरा का उल्लेख नहीं किया गया। इसलिए कम से कम 2 से 3 वाक्य में, ध्यान रखिए, वाक्य में आपको बताना है कि मलिक मोहम्मद जायसी से पहले जो भी सूफी कवि थे, चाहे वो मुल्ला दाऊद थे, कुतुबन थे, मंझन थे, ठीक है, इनका उल्लेख करते हुए कि इनकी कौन कौन सी रचनाएं थी और उनके विषय वस्तु क्या थे। उन विषय वस्तु में जायसी क्यों प्रसिद्ध है, जायसी से संबंधित क्यों सवाल ज्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उस चीज को लिखना चाहिए था। आगे जिसकी भी कॉपी है वो ध्यान देंगे यहाँ पर। फिर बाद में इन्होंने बतलाया कि जायसी अपनी कृतियों के माध्यम से अपना विशिष्ट स्थान बनाए हुए हैं। प्रेम के माध्यम से ईश्वर प्राप्ति का साधन बताया है। इनकी प्रमुख रचना पद्मावत तो है ही, पहले ही चर्चा हो चुकी है, अखरावत, आखिरी कलाम इत्यादि हैं। पद्मावत में 57 खंड है। ठीक है, यहाँ पर मात्रात्मक त्रुटियां भी थोड़ी थोड़ी हैं, ध्यान रखना है। आखिरी कलाम में बाबर की प्रशंसा, अखरावट में फारसी शब्दकोश को रखा गया है। इन्होंने स्त्री को परमात्मा तथा पुरुष को आत्मा मानकर भक्ति की है। जैसे अपने काव्य में मसनवी शैली
ठेठ अवधि का प्रयोग किया है जैसी ने। तो बातें तो लगभग इसमें सही ही लिखी गई, लेकिन कुछ उद्धरण का इसमें अभाव है। उद्धरण का अभाव है, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। और मलिक मोहम्मद जैसी के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक कथन है कि मुसलमान कवि होते हुए भी इन्होंने हिंदू परिवार और घराने की कथा वस्तु को अपना विषय बनाया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। तमाम आप देखेंगे कि कबीर को लेकर आलोचकों ने तीखा प्रहार किया, खास तौर से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, लेकिन जैसी को लेकर वो थोड़े से नरम है। कारण क्या है कि जैसी ने हिंदू घरानों या परिवारों की कथा वस्तु को पद्मावत में जगह दी है। और ठीक है, बाकी आपको कुछ कुछ इसमें जोड़ना था। ठीक है, रीतिकालीन प्रवृत्तियों पर विचार कीजिए। रीतिकालीन प्रवृत्तियों में श्रृंगार, चित्रण, आश्रयदाताओं की प्रशंसा, नारी चित्रण, वीर, भक्ति, नीत इत्यादि का प्रयोग किया गया है। इत्यादि विषयों पर कविताएं लिखी गई। ठीक है, विषयों पर कविताएं लिखी गई। कई बार हम लिखते हैं तो समझ में नहीं आता है कि वाक्य कहां से कहां जा रहा है। ठीक है, विषयों पर कविताएं लिखी गई। रीतिकाल का समय इन्होंने निर्धारित किया आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। फिर इन्होंने इसमें इनको जोड़ना चाहिए था कि शुरू में कि जो भी 3 तरीके की रीतिकालीन कविताएं लिखी गई हैं, एक इस तरीके से श्रेणी बनाकर इनको लिखना चाहिए था। ऐसे डैश करके कवियों का नाम इसमें लिख देना चाहिए था। ठीक है, अब फिर प्रवृत्तियों पर चर्चा करना। तो जैसा कि हमने कई बार कहा है कि 8 नंबर का है, तो इसमें 2 नंबर भूमिका पर आपको ध्यान में रखना है। फिर बाकी 6 नंबर है, तो कम से कम 4 प्रवृत्तियां, और प्रवृत्तियां भी कथ्य और शिल्प दोनों को ध्यान में रखते हुए बतानी है। जैसे यहाँ पर बता दिया गया कि श्रृंगार चित्रण सभी लोग जानते हैं, नारी चित्रण, प्रकृति चित्रण, 3 प्रवृत्तियों का जिक्र यहाँ पर किया गया। हालांकि सामान्य रूप से ऊपर में बता दिया गया है कि रीतिकालीन जो काव्य रहा है वो अलग अलग विषय वस्तु पर लिखा गया है, लेकिन भाषा को लेकर अंत में इन्होंने एक वाक्य जरूर जोड़ा है। भाषा में ब्रज तथा मुक्तक शैली और स्वभावोक्ति अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, इन सब का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अपेक्षाकृत आंसर संतुलित है। थोड़ा जो हमने बताया इसको आपको जोड़ना चाहिए। ठीक, अगला प्रश्न है, टिप्पणी लिखनी थी विभाषा, शब्द संपदा, राजभाषा, लिपि को लेकर। विभाषा के बारे में बतलाया कि विभाषा का क्षेत्र बोलियों से अधिक और साहित्यिक होता है। हिंदी की 5 विभाषाएं, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। ठीक है, बल्कि इनको इस तरीके से क्रम के तौर पर ऐसे ऐसे लिखना चाहिए था, ताकि ये जो 5 पॉइंट हैं एग्जामिनर के दिमाग में एक मनोविज्ञान पैदा करें कि कम से कम वो 5 नंबर दे सकता है, कम से कम। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अगर आपके पास समय है तो इसमें उन बोलियों का भी जिक्र कर सकते हैं। अगर नहीं भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, इसको इस तरीके से पॉइंट वाइज लिखिए। ठीक है, शब्द संपदा, हिंदी शब्द संपदा के अंतर्गत तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज आते हैं। हमारी हिंदी की विभिन्न स्रोतों से शब्द भंडारण होता है हमारी हिंदी का। ठीक है, का यहां पर होना चाहिए। बाकी जैसे इन्होंने लिख दिया, इसको भी इस तरीके से लिखिए, एक वाक्य में मत लिख दीजिए। ठीक है, चूंकि ये व्याकरण का है तो ऐसे लिख देना है। और जो भी उदाहरण है उनको उनको कम से कम एक एक उदाहरण। प्रिय विद्यार्थियों, हमने कितनी बार आप सभी को कहा कि बिना उद्धरण और बिना उदाहरण के अपनी बात मत कहिए, क्योंकि हजारों ऐसे परीक्षार्थी होंगे जिनको कि मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। उसमें से तमाम ऐसे विद्यार्थी होंगे जो कि केवल कहानी, इतिहास, भूगोल लिखने में विश्वास करते होंगे, लेकिन आपको अगर आप सही मायने में नंबर हासिल करना चाहते हैं तो तर्क सहित अपने उत्तर को देना है। तो इस चीज को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। राजभाषा, जो भाषा प्रशासनिक कार्यालयों, दफ्तरों, कचहरियों इत्यादि में प्रयोग की जाती है उसे राजभाषा कहते हैं। हमारे भारत की राजभाषा हिंदी है, जिसका उल्लेख
संविधान के अनुच्छेद 343 व भाग 17 में। अब देखिए यहाँ पर केवल 343 का जिक्र किया गया है, आपको बतलाना है 343 से 351 के बीच में, ठीक है। और 343 पर थोड़ा सा आपको फोकस करना चाहिए कि इसकी लिपि के बारे में इसमें बात की गई है और अंतरराष्ट्रीय अंकों की बात की गई है, ठीक है। और 351 में पूरा का नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम शुरू का और अंत का, 351 में हिंदी के विकास की बात की गई है कि जब भी मौका मिले हिंदी के विकास के बारे में हमें सोचना है। तो बाकी तो चीजें सही हैं राजभाषा को लेकर। और ये भी अगर आप बतला दें कि हिंदी समेत कुल राजभाषाओं की संख्या 22 है। लिपि, जिन ध्वनिक चिन्हों को सुरक्षित रखने हेतु अक्षरों में लिखा जाता है उसे लिपि कहते हैं। भाषा का लिखित रूप, भाषा का लिखित रूप भी लिपि के अंतर्गत है, ठीक है। हाँ, लिखा जाता है उसे लिपि कहते हैं। हमारी लिपि देवनागरी जो हिंदी, संस्कृत, मराठी इत्यादि भाषाओं को लिपिबद्ध करती है। अब हमारी लिपि यहाँ पर बताना चाहिए कि जो हिंदी भाषा है उसकी लिपि देवनागरी। इसके अलावा देवनागरी लिपि में संस्कृत, मराठी इत्यादि भाषाएं लिखी जाती हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पर वाक्य विन्यास को ठीक करना है और बाकी सब चीजें आपकी सही हैं। भाषा और बोली में अंतर, भाषा और बोली दोनों ही भाषा विज्ञान के विषय हैं जिनका क्षेत्र और प्रवृत्ति के आधार पर अंतर इस प्रकार है। और यहाँ पर अंतर किया गया कि भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है, बोली का सीमित होता है। भाषा में साहित्य की रचनाएं लिखी जाती हैं, बोली में लोक साहित्य की रचनाएं लिखी जाती हैं। भाषा के अंतर्गत मानक रूप का ध्यान रखा जाता है, बोली में क्षेत्रीयता का प्रभाव रहता है। और इन्होंने यहाँ पर उदाहरण भी दिए। भाषा का प्रयोग शिक्षा, प्रशासन, साहित्य, मीडिया आदि में होता है, बोली का प्रयोग स्थानीय बोलचाल में होता है। प्रिय विद्यार्थियों, अगर देखा जाए तो ये जो आंसर है ये बहुत ही पारंपरिक आंसर है। आजकल आप देखेंगे कि भाषा के साथ साथ बोलियों के विकास पर भी जोर दिया जा रहा है। जब से ये सोशल मीडिया का जमाना आया हुआ है तब से आप देख रहे हैं कि बोलियां भी भाषा से पीछे नहीं है। तमाम बोलियों में आप देखेंगे कि लोग लिखने पढ़ने का काम करना शुरू कर चुके हैं, फिल्में भी बननी शुरू हो चुकी हैं, गाने भी लिखे जा रहे हैं। तो अब जैसे ये कहा जाए कि केवल भाषा का ही प्रयोग साहित्य, मीडिया इत्यादि में हो रहा है, आपको अब बतलाना पड़ेगा कि बोली का भी धीरे धीरे हो रहा है। चूंकि आपको नई शिक्षा नीति इत्यादि का भी थोड़ा बहुत इसमें जिक्र करना चाहिए। एक वाक्य जोड़ना है, ज्यादा नहीं जोड़ना है, जिससे कि ये पता चले कि विद्यार्थी शिक्षक बनने की पूरी योग्यता रख रहा है, न सिर्फ उसको अपने विषय का ज्ञान है बल्कि शिक्षा में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, नीतियां नई नई लागू हो रही हैं, उसका भी ज्ञान है। तो क्यों नहीं आप एक वाक्य और जोड़ देंगे तो आपका उत्तर पूरा हो जाएगा। टिप्पणी लिखना था नाट्य शास्त्र को लेकर। नाट्य शास्त्र के प्रणेता यानी कि इसके रचयिता जो भी हैं या फिर जो भी, ठीक है, प्रणेता आचार्य भरत मुनि है। यह रस संबंधी ग्रंथ नाटक संबंधी ग्रंथ है। अब आप देख रहे हैं इस वाक्य में दोहराव है। अब इस वाक्य को इस तरीके से आपको बनाना है कि एक वाक्य बन जाए, मतलब नाट्य शास्त्र रस और नाटक संबंधी ग्रंथ है। बस यहां पर संबंधी ग्रंथ दो दो बार आ गया है, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, रस और नाटक। भरत मुनि ने रस संबंधी सूत्र दिया है और इन्होंने रस सूत्र का नाम बता दिया और कहा गया कि इस नाट्य शास्त्र को पंचम वेद की उपाधि भी दिया जाता है। यहां पर उपाधि नहीं बल्कि पंचम वेद का नाम दिया जाता है। इस टाइप से आप लिख सकते हैं, ठीक है। एक चीज और लिखना चाहिए था कि इसमें कुल कितने अध्याय हैं, ये आपका मिसिंग पॉइंट है यहाँ पर, और कितने श्लोक हैं ये भी आपको लिखने चाहिए थे। चतुर्वर्ग, चतुर्वर्ग के अंतर्गत धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष को रखा गया है, जिसको कि हम एक शब्द में पुरुषार्थ भी कहते हैं। जैसे आप शुरुआत करते कि चतुर्वर्ग को
पुरुषार्थ भी कहा जाता है, जिसके अंतर्गत धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष को रखा गया है। इसके अंतर्गत मनुष्य को धार्मिक शिक्षा, आर्थिक पता नहीं क्या इन्होंने लिखा है, आर्थिक, काम, मोक्ष प्राप्ति के साधन बतलाया गया है। यहां पर आप कम से कम जो भामा का धर्मार्थ काम मोक्षेषु कलासु वैक्षण्यम च करके सूत्र है, वो लिखना चाहिए था यहाँ पर। ठीक है, भामा का यहाँ पर आप जोड़ दीजिए, ये मिसिंग पॉइंट है आपका। काव्य हेतु, काव्य की रचना हेतु जिन आवश्यक साधनों की आवश्यकता होती है उसे काव्य हेतु कहते हैं। इसके अंतर्गत 3 काव्य हेतुओं को माना गया है, संख्या जरूर बतलाना है। प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास को रखा गया है, और मुख्य रूप से प्रतिभा को ज्यादातर काव्य शास्त्रियों ने मुख्य काव्य हेतु माना है। ठीक है, काव्य रूप, काव्य की रचना जिस रूप व जिस शैली में होती है उसे काव्य रूप कहते हैं। इसके अंतर्गत महाकाव्य, खंड काव्य, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य आते हैं। ठीक है, ठीक है। यहां पर अगला प्रश्न है, संस्कृत महाकाव्य की विशेषताएं लिखिए। तो यहां पर बताया गया कि संस्कृत काव्य शास्त्रानुसार महाकाव्य वह प्रबंध काव्य जिसमें किसी महान नायक के जीवन, ऐतिहासिक या पौराणिक घटना का विस्तृत चित्रण किया जाता है। और फिर एक एक विशेषताएं बताई गई हैं कि आदर्श चरित्र वाला होना चाहिए, उदात्त गुण वाला होना चाहिए, सर्गों में विभक्त होना चाहिए, इसमें मंगलाचरण का प्रयोग होना चाहिए, वीर श्रृंगार या शांत रस की प्रमुखता होनी चाहिए। ठीक है, प्रकृति चित्रण भी होना चाहिए। ये सारी बातें इसमें बताई गई। लेकिन महाकाव्य के लक्षण को लेकर आचार्य विश्वनाथ और मम्मट इत्यादि ने संस्कृत में कुछ उद्धरण दिया हुआ है, उसकी 2 पंक्तियां यहां पर होनी चाहिए। ठीक है, बाकी सब सही है, कोई ज्यादा इसमें गलती नहीं। हिंदी कारक से क्या तात्पर्य है? कारक के बारे में बतलाया गया। यहां पर कारक के 8 भेद होते हैं और परिभाषा भी दी गई कि वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध स्थापित करने वाले को कारक कहते हैं, करने वाले को कारक कहते हैं। हिंदी में कारक के 8 भेद होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, और बहुत ही बढ़िया से इन्होंने उदाहरण सहित लिखा, संबंध, अधिकरण। ठीक है, तो पूरा लिख दिया यहां पर और उदाहरण सहित लिखा है, ये पूरा आंसर सही था। उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर, उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर यहां पर बताया गया कि व्याकरण के अंतर्गत ये महत्वपूर्ण एक तरीके से बिंदु हैं। और फिर अंतर स्पष्ट किया गया कि मूल शब्द के आदि में लगता है उपसर्ग और उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है, और जो प्रत्यय है मूल शब्द के अंत में लगता है और अर्थ परिवर्तन होता है। उदाहरण यहां पर देकर अपनी बात को पुष्ट किया गया है। ठीक है, यहां पर इन्होंने जो अंत में लिखा है कि अतः उपसर्ग अपने से भिन्नता अर्थ रखते हैं, ये लिखने की जरूरत नहीं है। व्याकरण में किसी भी निष्कर्ष की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी क्या है, प्रूव्ड है, वो पहले ही सिद्ध हो चुका है, तभी तो वे व्याकरण बना हुआ है। यात्रा साहित्य में अज्ञेय का योगदान, तो यात्रा साहित्य के बारे में बताया गया कि जिसमें जो लेखक है वो देश विदेश की यात्रा करता है, वहां की संस्कृति, वेशभूषा, बोली इत्यादि के माध्यम से यात्रा साहित्य का निर्माण करता है। अब अज्ञेय का क्या योगदान है इसमें? अज्ञेय की 2 रचनाओं का उल्लेख किया गया, एक बूंद सहसा उछली और अरे यायावर रहेगा याद, यात्रा साहित्य। अब इन दोनों रचनाओं की विषय वस्तु जरूर बतलाना चाहिए था कि किस एरिया के बारे में अज्ञेय ने बतलाया हुआ है, ये यहाँ पर मिसिंग है। प्रिय विद्यार्थियों, ये मूल्यांकन मैं कर रहा हूं और बहुत ईमानदारी से, किसी के आंसर की मैं अवहेलना या फिर उसकी जो कमी है या फिर विद्यार्थी को हतोत्साहित करने के लिए नहीं, क्योंकि एक शिक्षक यही चाहता है कि उसका विद्यार्थी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करे। भले पीडीएफ में उसका नाम आ जाए, टॉपर ना बने, लेकिन जांचने वाले को लगे कि हाँ ये बेहतर विद्यार्थी था और जहां भी जाएगा अच्छा करेगा। तो इसलिए मैं चीजों को बतला रहा हूं। अगर एग्जाम हॉल में आपको इतना ही बात याद आती है
क्योंकि एग्जाम हॉल मैंने बताया शुरू में ही कि वो सबका एक तरीके से सभी चीजों का उसको बोला जा सकता है कि निवारण करने वाला है, सभी समस्याओं का हल एग्जाम हॉल है। आपका आंसर नहीं कंप्लीट हो रहा है, आपका समय प्रबंधन नहीं हो पा रहा है, सब हो जाएगा एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो। लेकिन उसके पहले अगर अभ्यास किए रहेंगे तो चूंकि हमने यहाँ पर बतला दिया तो आपके दिमाग में वो पॉइंट जाएगा। जब भी आप किसी भी तरीके का उत्तर लिखें तो इधर उधर की बात करने से ज्यादा आप मेन चीज पर फोकस रहें। ठीक है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा पर विचार करना था। तो इन्होंने बताया कि इतिहास लेखन परंपरा में अनेक लेखकों, देशी विदेशी, सभी ने योगदान दिया है। और जो अग्रलिखित है, यहाँ पर अग्रलिखित शब्द तो प्रचलन में नहीं होता है, निम्नलिखित ज्यादा प्रचलन होता है। जैसे कुछ विद्यार्थी हैं जो यहाँ आगे की तरह प्रयोग भी कर रहे हैं अपने उत्तरों में, और अच्छी बात है, करना भी चाहिए ताकि वो उसमें अंतर रहे। लेकिन किन शब्दों का प्रयोग करना है? जो प्रचलित हो। तो यहाँ पर गार्थ तासी का नाम बतलाया गया, शिव सिंगर का नाम लिया गया, मिश्र बंधुओं का नाम लिया गया है, ग्रियर्सन का नाम लिया गया। तो क्रम क्रम आपको जरूर ध्यान में रखना है। जब परंपरा पर आप बात कर रहे हैं तो परंपरा को क्रम के अनुसार जरूर देखिए। पूरा ठीक लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक शुक्ल जी तक इन्होंने अपनी बात को लिखा है। अगला प्रश्न था, कबीर और तुलसी की प्रगतिशीलता का मूल्यांकन कीजिए। तो भक्ति काल के दो महान कवि कबीर और तुलसीदास, तो इसमें भी दास लगा दीजिए। कबीर दास और तुलसीदास ने भारतीय समाज को नई दिशा दी। दोनों की दृष्टि में मानव कल्याण, नैतिकता एवं भक्ति का विशेष महत्व है। फिर इसके बाद जो भी दोनों में प्रगतिशीलता है उसको लेकर यहाँ पर बात की गई है। जाति पात, ऊंच नीच के जो भेदभाव को लेकर सवाल उठाया कबीरदास ने। धार्मिक आडंबर कर्मकांड का खंडन किया। हिंदू मुस्लिम एकता और मानवतावाद का संदेश दिया। फिर तुलसीदास के अनुसार बताया गया धर्म को लेकर, धर्म जिस तरीके से आज हम धर्म को लेते हैं उस टाइप का धर्म नहीं, बल्कि जैसे किसान धर्म, ठीक है, आप देखें छात्र धर्म, शिक्षक धर्म, धर्म को धर्म इति धारेत, तो उस चीज को लेकर है कि जब अपने धर्म का विनाश होता है तो बहुत चीजें धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। तो अगर आप विशेष धर्म जिसको लेकर आज सांप्रदायिकता फैलती है, उस धर्म को लेकर अगर इसकी व्याख्या थोड़ी सी अलग भी की जा सकती है, ठीक है। तो इसको लेकर तुलसीदास ने लोकमंगल और आदर्श समाज की स्थापना की। समन्वयवादी दृष्टिकोण को उन्होंने ज्यादा जोर दिया। इसमें तुलसीदास की नारी चेतना को लेकर कई बार सवाल उठते हैं, लेकिन उन्होंने कई जगहों पर लिखा है, नारी अगर पराधीन सपने हूं सुख नाही, इस तरीके से भी कोटेशन आता है, ठीक है ना। तो इसका भी जिक्र करते हुए उनका जो स्त्री दृष्टिकोण है उसको भी बतलाना है, ठीक है। कबीर और तुलसी, ये निष्कर्ष यहाँ पर, इसे लिखने की जरूरत नहीं, निष्कर्ष इत्यादि आपके पैरा से ही पता चले कि आप अपने जो ऊपर आंसर दिए हुए हैं उसका एक उपसंहार लिखने का प्रयास कर रहे हैं, अंत में समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि दोनों किस तरीके से प्रगतिशील कवि। हिंदी नाटक के उद्भव और विकास पर चर्चा कीजिए, ये एक क्वेश्चन था। तो हिंदी में नाटक विधा की शुरुआत भारतेंदु युग 19वीं सदी से मानी जाती है, और गोपाल चंद्र गिरिधर दास, लाला श्रीनिवास दास, इन लोगों का जिक्र करते हुए इन्होंने नाटक के विकास पर बात की हुई है, ठीक है। भारतेंदु पूर्व युग जो नाटक लिखे गए, भारतेंदु युगीन जो नाटक लिखे गए हैं, प्रसाद युगीन नाटक, इसके बाद प्रसादोत्तर नाटक, ठीक है। तो बेहतर लिखा है, ठीक है, अच्छा आंसर है। हिंदी भाषा और व्याकरण को समृद्ध करने में महावीर प्रसाद द्विवेदी का क्या योगदान रहा है, उसको लेकर प्रश्न था। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख निर्माता, भाषाविद, आलोचक और संपादक थे। उन्होंने हिंदी भाषा व्याकरण को नई दिशा प्रदान की। हिंदी भाषा और व्याकरण में भाषा को परिष्कार, मतलब भाषा के परिष्कार पर जोर दिया। खड़ी बोली को कविता और गद्य दोनों का माध्यम बनाया। व्याकरण की शुद्धता पर बल दिया, मानकीकरण पर बल दिया, और साथ में नए लेखकों का निर्माण भी किया, मतलब नए लेखकों को प्रोत्साहित किया।
प्रोत्साहित किया। प्रिय विद्यार्थियों, प्रोत्साहन ही निर्माण का पहला बिंदु है। जैसे हम आप सभी को यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आप सभी को प्रोत्साहित कर रहे हैं। निर्मित तो मैं नहीं कहूंगा, प्रोत्साहित कर रहा हूं। आप सभी ऑलरेडी निर्मित हैं, बने हुए हैं, बस आपके अंदर मैं बस पानी भर रहा हूं, जल दे रहा हूं, जिसको कहा जाए। पानी भरना अलग हो जाएगा, जल दे रहा हूं। जैसे हम सभी छोटे छोटे पौधों में जल देते हैं, वही काम यहाँ पर हो रहा है। तो नए लेखकों को प्रोत्साहित किया, अनुवाद और आलोचना में काम किया। तो समग्रतः खड़ी बोली और हिंदी के विकास में, व्याकरण के विकास में जो भी योगदान रहा महावीर प्रसाद द्विवेदी का, इन्होंने बता दिया। लेकिन एक मिसिंग पॉइंट इनका रहा कि इन्होंने सरस्वती पत्रिका का जिक्र कहीं नहीं किया। अगर महावीर प्रसाद द्विवेदी बने हैं तो उसमें सरस्वती पत्रिका का योगदान रहा है। अगर सरस्वती पत्रिका न होती तो शायद महावीर प्रसाद द्विवेदी किसी गली चौराहे पर बैठे हुए कोई चीज बेच रहे थे, कोचिंग नोट्स बेचते। तो सरस्वती पत्रिका का योगदान काफी महत्वपूर्ण रहा है। ठीक है, अगर अनुराग हिंदी एकेडमी नहीं रहता तो शायद आप रजनीश को भी नहीं जानते। तो देखिए, आपको फोकस करना है कि कौन व्यक्ति किस वजह से बना हुआ है। सरस्वती पत्रिका की वजह से महावीर प्रसाद द्विवेदी बने हुए। इनडायरेक्टली उसमें यही पूछा जा रहा था कि सरस्वती पत्रिका के बारे में भी आप बताइए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। भारत भारती, प्रिय प्रवास, साकेत, राम की शक्ति पूजा। तो मैथिली शरण गुप्त भारत भारती के बारे में बता दिया गया कि गुप्त जी की रचना है, 1912 में प्रकाशित हुई और देशभक्ति पर आधारित है। अंग्रेज सरकार इसको जब्त कर लिया था। इसी रचना के कारण महात्मा गांधी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि दी। एक उदाहरण यहाँ पर चाहिए था, उदाहरण चाहिए था कि किस तरीके से ये रचना उस समय के स्वाधीनता सेनानियों को या फिर जो स्वाधीनता संग्राम में शामिल थे युवाओं को प्रभावित की थी। प्रिय प्रवास, अयोध्या प्रसाद सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक है, थोड़ा सा इनके नाम को आप अच्छे से देखेंगे, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध शायद नाम है क्या इनका। अयोध्या प्रसाद सिंह, थोड़ा सा मुझे अटपटा लग रहा है, इसको हम चेक करते हैं। आप प्रिय प्रवास कृष्ण के ब्रज से मथुरा प्रस्थान की कथा है, 1914 में लिखी गई, 17 सर्गों में है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। ठीक आंसर। साकेत, मैथिली शरण गुप्त की रचना, 1931 में प्रकाशित हुई। इसमें उपेक्षित पात्र लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का चरित्र चित्रण किया गया है। यह एक महाकाव्य, इसमें खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। साकेत आधुनिक हिंदी का प्रसिद्ध महाकाव्य है। तो कुल आपने बताया, इसमें भी आपको बतलाना चाहिए कि कितने सर्गों में है, कौन सा सर्ग ज्यादा प्रसिद्ध रहा इसका। ठीक है, और किससे प्रेरित होकर यह रचना लिखी गई है, यह भी बताना जरूरी है। ठीक है, प्रेरणा को कभी नहीं भूलना चाहिए, बताना चाहिए इसमें। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बांग्ला के एक निबंध को लेकर महावीर प्रसाद द्विवेदी पहले प्रभावित रहे, फिर उन्होंने गुप्त जी से आग्रह किया कि जो हाशिए पर स्त्रियां रह गई हैं, उपेक्षित रह गई हैं, उस पर कुछ काव्य लिखा जाना चाहिए। राम की शक्ति पूजा को लेकर यहाँ पर लिखा गया, आधुनिक हिंदी की सर्वश्रेष्ठ लंबी कविताओं में से एक है। लंका विजय से पूर्व श्री राम द्वारा शक्ति की उपासना का प्रसंग प्रस्तुत किया गया है। यह कविता संघर्ष, आत्मविश्वास, साधना और विजय का संदेश देती है। ये सारी बातें सही हैं, लेकिन यहाँ पर आपको बतलाना है कि किससे प्रभावित होकर ये रचना लिखी गई। इसमें राम को एक सामान्य मानव के रूप में देखने का प्रयास किया गया है कि वो भी घबरा सकते हैं, रो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, चिंतित हो सकते हैं, और फिर वो भी आराधना कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो राम की शक्ति पूजा की विषय वस्तु के हिसाब से हो गया। लेकिन क्या ये निराला के जीवन से है या फिर तत्कालीन समय में जो महात्मा गांधी लीड कर रहे थे आंदोलन को, उनसे प्रभावित है? तो कुल मिलाकर राम के जीवन को आधार बनाते हुए कई रचनाएं लिखी गई, लेकिन उसमें राम की शक्ति पूजा का महत्व अलग ढंग का है, उसको आपको बताना था। तो कुछ चीजें मिसिंग है जिसके तरफ हमने संकेत कर दिया। हिंदी आलोचना के क्षेत्र में रामचंद्र शुक्ल के योगदान को स्पष्ट कीजिए। तो रामचंद्र शुक्ल के योगदान को लेकर इसमें बात की गई है, लेकिन इसमें ज्यादातर थोड़ा सा, ये जब उत्तर में शुरू में पढ़ रहा था
तो इसमें थोड़ा क्या है कि भटकाव हो गया है। आपको शुक्ल जी पर फोकस रखना है कि इन्होंने सैद्धांतिक आलोचना में कौन कौन सी आलोचनाएं की और व्यावहारिक आलोचनाओं में कौन कौन सी आलोचनाएं की। जैसे कविता को लेकर इन्होंने विचार किया है, इसके बाद साधारणीकरण को लेकर विचार किया हुआ है। ये 2 पॉइंट तो महत्वपूर्ण है। व्यवहारिक में आप देखेंगे कि तुलसी को लेकर विचार किया है, जायसी को लेकर, सूर को लेकर, जिसमें कि इन्होंने त्रिवेणी नाम की पुस्तक लिखी। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने छायावाद, रहस्यवाद को लेकर भी चर्चा परिचर्चा की है, अभिव्यंजनावाद को लेकर बात की है और क्रोचे को याद किया हुआ है। इन सभी पॉइंट को आपको लिखना था। ठीक है, यहां पर कुछ ये उत्तर में भटकाव है, बाद में इन्होंने लिखा है लेकिन शुरुआत में भटक गए हैं। अगला प्रश्न है, टिप्पणी लिखना है भक्तमाल पर। नाभादासकृत भक्तमाल की रचना 1585 में की गई। इसमें 200 कवियों की जीवनी का वर्णन मिलता है। नाभादास ने तुलसीदास को भक्तिकाल का वाल्मीकि कहा है, कलिकाल का वाल्मीकि कहा है इसमें, बल्कि कलिकाल है ये। इसमें सरल एवं सरस ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। ठीक है, टिप्पणी लिखना था तो, और इसको आपको बतलाना है कि शुरुआती दौर में ये एक जीवनी चरित्र लिखा है इन्होंने यहां पर। ठीक है, भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र सामाजिक एवं राष्ट्रीय नाटक है। इसमें तत्कालीन भारत की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक दयनीय स्थिति का यथार्थ चित्रण है। इसमें अंग्रेजी शासन की आलोचना सरल, प्रभावशाली एवं व्यंग्यपूर्ण भाषा में किया गया है। ठीक है, कुछ पात्रों का नाम जरूर जोड़ देना चाहिए था इसमें। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें प्रकाशन वर्ष को लेकर भी एक बार चर्चा करनी चाहिए, जिससे कि पता चले कि ये किस दौर का नाटक रहा है। सरस्वती पत्रिका पर टिप्पणी लिखना था। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित 1900 ईस्वी में। ठीक है, यहां पर देखिए, ध्यान रखना है आपको। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने पहले अगर सरस्वती पत्रिका को बतलाना है तो जो चिंतामणि घोष थे उनका जिक्र करते हुए आपको बतलाना है। ठीक है, इसके बाद जो इस पत्रिका में उठान आया या फिर इसमें विकास हुआ वो महावीर प्रसाद द्विवेदी से हुआ। यह पत्रिका सर्वाधिक चर्चित पत्रिका रही। यहाँ पर बताया गया कि साहित्यिक मासिक पत्रिका थी। खड़ी बोली हिंदी के विकास में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस पत्रिका में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भाषा शुद्धि और व्याकरण पर विशेष बल दिया था। ठीक है, गोदान प्रेमचंद द्वारा रचित 1936 में कालजयी कृति गोदान। नायक होरी, नायिका धनिया, कृषक जीवन व सामंतों का शोषण, जमींदारों द्वारा। थोड़ा सा वाक्य विन्यास यहाँ पर ठीक करना है और बतलाना है कि गोदान किसान जीवन का महाकाव्य है। इसमें केवल गांव का चित्रण नहीं है बल्कि शहर का भी है। गांव और शहर दोनों का जिक्र किया गया और इसके शिल्प को लेकर भी आपको थोड़ा बहुत बात करना चाहिए। कथ्य को लेकर तो आपने बता दिया कि इसमें होरी और धनिया और किसानों के शोषण की बात की गई है, सामंत जमींदारों की भी बात की गई है। ठीक है, लेकिन शहर के जो कुछ पात्र हैं उनको भी शामिल करना चाहिए था। और गोदान का जो शाब्दिक है अर्थ, एक तरीके से देखा जाए तो ये भारतीय संस्कृति पर चोट है कि ऐसा व्यक्ति जो जीवन भर आकांक्षा रखा था, उम्मीद रखा था कि उसके पास गाय हो, और गाय आती भी है लेकिन उसके जीवन से चली भी जाती है। तो जिस तरीके से प्रेमचंद ने गोदान को माध्यम बनाया है, उसी तरीके से जब आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो ये भी है कि आप इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं लेकिन वैकेंसीज वही 4 साल 5 साल पर आ रही हैं, कंप्लीट हो रही हैं, पेपर लीक हो जा रहे हैं और पेपर ऐसे बनाए जा रहे हैं कि विद्यार्थियों के बीच में हमेशा कंफ्यूजन रह रहा है कि अब हम कितना मेहनत करें। कटअप भी बहुत हाई होती चली जा रही है। तो ये सारी चीजें विडंबना इसको कहा जा सकता है। एक तरीके से तैयारी करने वाले और पढ़ने वालों पर चोट भी है। किसी न किसी का तो चयन होगा जो में आ जाएगा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा पहले जमाने में सिपाही भर्ती होती थी तो कई लोग मेहनत करते थे सालों साल। उसमें लोग जो दौड़ते थे 4-5 लाइन में, तो एक आता था उसमें से इतने लोगों को पकड़ लेता था।
उसमें जो आ गया, उसका सिलेक्शन हो गया। पता चला जो कई सालों से मेहनत कर रहा है वो टेक्निक अपना अपना रहा है और एक बॉर्डर पे जाके रह गया। प्रिय विद्यार्थियों, आजकल की परीक्षाएं उसी दौड़ की तरह हैं। आप लोग समझ गए होंगे जो मैं बताना चाह रहा था। साहित्यिक भाषा के रूप में अवधि के विकास पर टिप्पणी लिखना था। तो अवधि साहित्यिक भाषा के रूप में कब से प्रचलित हुई, पहले इसमें बतलाया गया कि अवधि की विशेषताएं क्या हैं और इसका किस भाषा से संबंध है, ये सब बताया गया है। भक्ति आंदोलन का प्रभाव इसमें बताया गया। महाकाव्य और प्रबंध काव्य की भाषा के रूप में रही अवधि, जिसमें दो बड़े महाकाव्य लिखे गए, तुलसी और रामचरितमानस और पद्मावत। सरल भाषा के रूप में रही लोक जीवन का चित्रण। ये सारी चीजें तो बतलाई गई हैं, लेकिन इसमें आपको जो वर्तमान दौर में कुछ अवधि के रचनाकार हैं, इस चीज को लेकर हमने स्वलिखित प्रश्नों की सीरीज में इसका उत्तर लिखवाया है। आप जरूर देखिए। और मेंस की जो पुस्तक है उस पुस्तक को भी आप देख सकते हैं। अगर आपके मित्र के पास हो तो भी देख सकते हैं, खरीद भी सकते हैं, क्योंकि आप इधर उधर इतने पैसे खर्च कर रहे हैं। अगर 300 रुपए की अगर किताब है, खरीद ही लेते हैं तो कोई बहुत ज्यादा आप नुकसान नहीं करते हैं। ठीक है। उसमें और भी ढंग के क्वेश्चन है, बहुत तरीके के क्वेश्चन को हमने समावेशित किया है। अब विद्यार्थियों के ऊपर निर्भर करता है कि किताब को कैसे पढ़ते हैं। समकालीन हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन कौन सी रही हैं, इसको लेकर यहाँ पर इन्होंने उत्तर लिखा हुआ है। 1960 के बाद की जो लिखित कविताएं हैं उनको समकालीन हिंदी कविता में रखा जा सकता है। उसमें सामाजिक यथार्थ, राजनीतिक चेतना इत्यादि का वर्णन मिलता है। और बताते हुए इस आंसर कॉपी में हमें एक चीज का हर क्वेश्चन में अभाव महसूस हुआ, वो उद्धरण का। उद्धरण जब खास तौर से कविताओं की बात करें तो उद्धरण जरूर लिखें। मतलब इधर उधर की बात करने से लगता है कि आपने अच्छा लिखा है, लेकिन बात पुष्ट नहीं होती, उसको आपको लिखना है। अनुवाद यहां पर करने के लिए दिया गया था कि संस्कृत से हिंदी में अनुवाद करना था। वयम महता राष्ट्रस्य नागरिका स्म, हम सब महान राष्ट्र के नागरिक हैं। राम दशरथस्य पुत्र आसीत, राम दशरथ के पुत्र थे। ज्ञानी भी सार्धम कदापि न द्वियते, ज्ञानियों के साथ बैर कभी नहीं करना चाहिए। मार्गम उभयतः वृक्षा संति, सब कुछ इन्होंने सही लिखा, यहां पर मार्ग ही लिखना चाहिए था। मार्ग के दोनों ओर वृक्ष हैं। ठीक है, यहां पर रास्ते इन्होंने लिख दिया, रास्ते के दोनों ओर वृक्ष हैं, जो कि अनुवाद के दृष्टिकोण से सही शब्द नहीं है। ठीक है ना, मार्ग लिखना है यहां पर। तो यहां पर जहां पूरा नंबर मिलना चाहिए तो कुछ नंबर कट सकता है। और इन्होंने लिख दिया कि 2 घंटा 55 मिनट इनको लिखने में लगा है, यानी एक बैठक में लिखने का प्रयास इन्होंने किया हुआ है। राइटिंग इत्यादि को लेकर मैं कहूंगा कि ठीक है, बहुत ज्यादा खराब तो मैं नहीं कर सकता हूं, पढ़ने में आ जा रही है राइटिंग, और बेहतर लिखें तो बेहतर रहेगा। एक कॉपी और हम देखते हैं आप सभी के सामने। एक विद्यार्थी, ये काफी सिंसियर विद्यार्थी हैं और अब तक जितने भी प्रैक्टिस सेट या मॉडल पेपर हमने दिए हैं सबका इन्होंने आंसर लिखा है, लेकिन थोड़ी सी राइटिंग को लेकर, मात्रात्मक त्रुटियों को लेकर इनको हमें बतलाना था, वाक्य विन्यासों को लेकर। गोरखनाथ पर हर तरीके से इन्होंने लिख दिया है। ठीक है, अच्छा लिखा है, थोड़ी सी राइटिंग पर ध्यान देने की जरूरत है, और जहां पर बिंदु देने चाहिए उसको भी ध्यान रखना है। ठीक, सूफी काव्य परंपरा के महत्वपूर्ण लेखक जैसी है, इस तरीके से लिखा गया। मलिक मोहम्मद जैसी, जैसे खड़ी पाई, जो विराम चिन्ह इत्यादि उनका भी अच्छे से ध्यान रखना है। लिखने के लिए लिखा है इन्होंने, कोटेशन उदाहरण दिया है, जो पहली कॉपी में अभाव था उसका पूरा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, देखिए, इसीलिए कहा जाता है कि एक ही तरीके के प्रश्न को लेकर अलग अलग तरीके से आंसर लिखे जा सकते हैं। इन्होंने लिखा, दोनों कॉपियों में आप कुछ न कुछ अंतर देख रहे होंगे। मात्रात्मक त्रुटियों पर इनको थोड़ा सा फोकस करना है। ठीक है, अब जैसे यहां पर इन्होंने लिखा, एक तो बता दिया कि आलंकारिकता रीतिकाल की खास विशेषता रही है, उदाहरण भी बतलाया। रसिकता यहां पर है, और नीचे उन्होंने श्रृंगारिकता के बारे में बात की है। ये दोनों एक ही में मिक्स हो जाएंगे।
दोनों में खास कोई प्रवृत्ति में अंतर नहीं है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। बाकी बेहतर लिखा है। अगर ये ऊपर जीरो रेखा दे रहे हैं तो पूरा देने का प्रयास कीजिए, पूरा दीजिए। 17 बोलियां, ये इस कॉपी में कुछ ज्यादा ही इसमें कमी है, इसको ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक, बाकी कंटेंट ठीक है, कोई ज्यादा इसमें कमी नहीं है, कंटेंट ठीक है। एक चीज जो मैं दिखाना चाह रहा था इस कॉपी में, उसको दिखाऊंगा, इस तरीके की शब्दावली का प्रयोग नहीं करना है। बाकी इसके पहले की जो कॉपी में कुछ कमियां थी, इसमें इसको पूरा किया गया है, आप देख रहे होंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन में इन्होंने लिखा कबीर और तुलसीदास का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए। बाकी सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक बार ऑलरेडी इसको पढ़ चुका हूं। ठीक है, लिखने का ढंग भी ठीक है, एकदम से जिस तरीके से था उस तरीके से लिखा गया है। राइटिंग पूरी पढ़ी जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। बस वही जो बिंदुवार कुछ कुछ गलतियां, इसको ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, यात्रा साहित्य को लेकर आगे का योगदान लिखना था। ठीक है, तो इन्होंने लिखा है ऐतिहासिक जो लेखन परंपरा थी साहित्य इतिहास लेखन की, उसके बारे में भी लिखा है। एक जो वाक्य है जिसके बारे में बतलाना चाहता हूं, वो नीचे के प्रश्न में होगा। बहुत ही बेहतर तरीके से इन्होंने सुमन राजे तक, जहां तक मैं नाम देखा इनका, तो ये किसी फीमेल की ही कॉपी है। सुमन राजे तक इन्होंने लाने का प्रयास किया, बेहतर प्रयास। हाँ, कबीर और तुलसी की प्रगतिशीलता का इन्होंने तुलनात्मक मूल्यांकन यहाँ पर किया है, बेहतर लिखा है। लेकिन यहाँ पर एक शब्द का प्रयोग इन्होंने किया था, कबीरदास और तुलसीदास को भारत का बच्चा बच्चा जानता है। ये मतलब साहित्यिक भाषा के अंतर्गत बिल्कुल नहीं है। आपको बताना है कि आम जनमानस में इनकी कृतियां लोगों के स्मृति में है, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि जो इनके कबीरदास के दोहे हैं या चौपाई है तुलसीदास की, ये आम जनमानस के कंठ में व्याप्त, यानी लोग उसको जब भी मौका मिलता है, बच्चा बच्चा जानता है। अभी किसी बच्चे से हम पूछें कि कबीरदास को जानते हो, तुरंत बोलने लगेगा कि नहीं जानता हूं, तुलसीदास को भी नहीं जानता हूं। आम जनमानस जो पढ़ा लिखा है, जो जीवन के अनुभवों से गुजर चुका है, जो धर्म को लेकर, आचरण को लेकर, गुरु को लेकर, हिंसा को लेकर, स्त्री को लेकर तमाम अनुभवों से गुजर चुका है, वही कबीर तुलसी को जान सकता है। ठीक है, तो शब्दावली को, वाक्य विन्यास को ठीक से रखना है, बाकी सब सही है। ठीक है, बाकी बेहतर लिखने का प्रयास किया है, कंटेंट इनका अच्छा है, राइटिंग में थोड़ा सा और सुधार करने की जरूरत है। ठीक है, जो भी लिखा है इन्होंने बढ़िया लिखा है, बस थोड़ी सी राइटिंग को ध्यान रखना है। हो सकता है कि एग्जाम हॉल में ये चीजें और बढ़ती जाएं। बड़ा बड़ा बहुत ज्यादा इन्होंने लिखने का प्रयास किया है। ठीक है, खैर जो वीडियो देख रहे होंगे उनके लिए पढ़ने में आसानी हो रही होगी। कुछ कुछ आंसर इनके पहले वाली कॉपी से ज्यादा बेहतर है, जो उसमें कमियां थी इसमें उसको पूरा कर दिया गया है। ठीक है, देखिए इसमें इन्होंने पूरा अवधि के विकास को लेकर बातचीत की है, पूरा रामचरितमानस के बारे में, व्याकरण के बारे में भी बता दिया, और वर्तमान समय में कहाँ कहाँ बोली जाती है सब भी बता दिया। ठीक है, अब देखिए भारत दुर्दशा का इन्होंने उल्लेख किया, लेकिन जल्दबाजी में क्या लिख दिया, 1880 को 1980 लिख दिया है। ये सब जल्दबाजी थोड़ा सा सही रखना है आपको, बाकी सब सही है। ठीक है, पूरा लिख दिया है, बेहतर आंसर। देखिए जिसमें उसमें कमी थी मार्गम में, इन्होंने उसको किया है, लेकिन हलंत नहीं लगाया। ये सब ध्यान रखना है, यही सब तो छोटी छोटी गलतियों को ध्यान दिया जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने मॉडल पेपर 3 को लेकर
दो विद्यार्थियों की कॉपियों के हिसाब से बताने का प्रयास किया, जिससे कि तुलनात्मक मूल्यांकन भी हो सकता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपनी कॉपियों को जरूर मिला रहे होंगे। और तमाम विद्यार्थियों ने जो भेजा है, जिन विद्यार्थियों ने भेजा है उनको मैं हिम्मती मानूंगा कि उन्होंने कम से कम कॉपी देखने के लिए कहा। कुछ महान विद्यार्थी और लेखक हैं उत्तर लिखने वाले, वो कह रहे हैं कि हमारी राइटिंग खराब है इसलिए नहीं भेज रहे हैं। तो कोई बात नहीं, आप अपने राइटिंग को अब तो नहीं सुधार सकते, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि बचपन में सुधरने की डिमांड करती हैं। अब आप कितना भी लिखने का प्रयास करेंगे, राइटिंग वैसी की वैसी ही रहेगी। हाँ, अब चयन हो जाए उसके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो राइटिंग खराब है, अच्छी है, अगर आप अपने शिक्षक पर विश्वास करते हैं तो निश्चित तौर पर भेजिए। तमाम विद्यार्थियों ने भेजा है, उसमें से हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी दो दो विद्यार्थियों की कॉपी को दिखाया जाए। आप विश्वास नहीं करेंगे, ये कुल 78 पेज की कॉपी थी। और जब से मैं आप सभी से चर्चा कर रहा हूँ, 78 पेज पढ़ना और लाइव टाइप का पढ़ना, पढ़कर तुरंत उसको सुधारना एक मेहनत की बात होती है। श्रम इसमें लगा, उम्मीद है कि ये श्रम आपके सफलता में काम आए। इसी उम्मीद से हम जुड़ते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के मूल्यांकन को लेके आप सभी के कमेंट का हम इंतजार करेंगे। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।